तरफ चलते हैं। लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो हम एनवायरनमेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे और एनवायरनमेंट का जो चार्ट था वो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। सही, ये चार्ट हमने लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन का हिस्सा था। ये चार्ट हमने एनवायरनमेंट का हमने लास्ट क्लास में तस्करा किया था। अच्छा, आज की क्लास के हवाले से मैंने आपको ये शायद मैसेज किया था कि आज की क्लास जो है वो आपकी सिर्फ 45 मिनट की क्लास होगी। सही, तो हम एक छोटा सा टॉपिक ही इसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक है आज। अच्छा देखें, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बुक के अंदर ये हाइड्रोस्फीयर का चार्ट है, पेज नंबर 21 पे। यूसुफ रहमानी साहब की बुक, पेज नंबर 21, एनवायरनमेंट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 हमारे पास। और इसमें ये हाइड्रोस्फीयर का जो है वो आपके पास जो है वो चार्ट मौजूद है। और इस चार्ट को आज जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाइड्रोस्फीयर क्या चीज़ है, इसको हाइड्रोस्फीयर हम कहते हैं। सही है, तो हाइड्रोस्फीयर क्या है? कोई बता सकता है हाइड्रोस्फीयर के बारे में? मैंने क्या होता है हाइड्रोस्फीयर? व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? जी सर वकार पेज भाई, नंबर क्या बताया आपने? आपने हाइड्रोस्फीयर, पेज नंबर हाइड्रोस्फीयर के बारे में क्या बताया था? सर आपने बताया था हाइड्रो मतलब वाटर और स्फीयर राउंड उसको कहते हैं। तो पानी का गोला अर्थ के हाँ बारे में बताया था। हाँ, स्फीयर, स्फीयर जो है वो शेप है और हाइड्रो कहते हैं पानी को। स्फीयर शेप है जमीन का, सही है, और हाइड्रो कहते हैं पानी को। तो हम इसको जब हाइड्रोस्फीयर कहते हैं तो हमने ये कहा था कि अर्थ का एक दूसरा नाम है हाइड्रोस्फीयर। अर्थ को जो जमीन है इसको पानी का गोला भी कहा जाता है, इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, यानी पानी का गोला। सही है, तो ये हमारे पास है हाइड्रोस्फीयर। सही, हाइड्रोस्फीयर के अंदर अगर आप देखें जो पानी का गोला की हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोस्फीयर का मतलब है पानी का गोला, तो इसमें जो दो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, यानी जमीन पर जितना भी पानी मौजूद है वो हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक कहते हैं हम सॉल्ट वाटर है एक हमारे पास, और एक हमारे पास फ्रेश वाटर है। एक सॉल्ट वाटर है और एक हमारे पास फ्रेश वाटर है। सॉल्ट वाटर जो है वो खारा पानी, जितना भी खारा पानी है, इसके आगे अगर आप देखें तो लिखा है ओशियंस में जितना पानी मौजूद है, तो ये है 97%। यानी अगर हम पूरे 100% की बात करें तो पूरा जितना भी जमीन पर पानी मौजूद है वो हाइड्रोस्फीयर में शुमार होगा, 100% शुमार होगा। उस 100% का 97% 97% हमारे पास जो है वो सॉल्ट वाटर है। सही, और उसको हम खारा पानी कहते हैं कि हमारे पास कैसा है, खारा पानी है। सही, सॉल्ट वाटर है या ये हमारे पास खारा पानी। उसके बाद है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो है वो है हमारे पास ड्रिंकेबल वाटर। ड्रिंकेबल वाटर वो है जो पीने के लिए हमारे पास मौजूद है। सही, अगर देखो उसकी परसेंटेज लिखी है 3% है, यानी ड्रिंकेबल वाटर जो हमारे पास मौजूद है वो सिर्फ 3% है। ये इंसानों के लिए भी है, ये पौधों के लिए भी है, ये जानवरों के लिए भी है। सही, यानी पीने का जितना भी पानी है, जितना भी साफ पानी है, मीठा पानी है हमारे पास, इसको हम 3% में शुमार करते हैं। सही, जो हम यूज करते हैं। तो दो किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन, एक सॉल्ट वाटर हो गया और एक फ्रेश वाटर हो गया। अच्छा, फ्रेश वाटर को जो 3% वाटर है हमारे पास, इसको फर्दर अगर देखो तो चार हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले आइस कैप्स, आइस कैप्स और ग्लेशियर्स। आपके पास दो वर्ड्स हैं, एक आइस कैप है और एक ग्लेशियर है। कोई बता सकता है आइस कैप्स क्या होते हैं? जी नेहा बाजी बताएंगे आइस कैप्स। सर वो जो बर्फबारी जब होती है उसके बाद जब पानी पिघल जाता है वो क्या? पानी क्या हो जाता है? सर बर्फबारी जब होती है तो हाँ, वो जो बर्फ है जब वो सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो क्या वो पानी? आइस कैप्स, अभी हम बात कर रहे हैं आइस कैप्स की। मैंने तुमसे पूछा आइस कैप्स क्या है। पानी से आइडिया नहीं है। अच्छा, राबिया बाजी अगर बताना सर चाहे। मैं जी, सर वो जी जुएब भाई। बर्फ के जो पहाड़ होते हैं उनके ऊपर जो बर्फ ढकी हुई होती है, मतलब कि वही होता है क्या बर्फ की, मतलब कि क्या बताऊं सर। अच्छा, तो बर्फ की ढकी हुई होती है ऊपर, ग्लेशियर वो क्या सही होता कहते होंगे। है? ग्लेशियर क्या होता है? सर ग्लेशियर वही सर, बर्फ के तोदे जो होते हैं छोटे मोटे चमक रहे होते हैं। अच्छा, छोटे मोटे चमक रहे होते हैं वो ग्लेशियर होते हैं। अच्छा, अरे सर जो भी होता है, चले देखते हैं, आपने ट्राई की। ये हमारे कर पास सकता जो है क्या है सर। वो यहाँ पर सुभान भाई बताएंगे हमें। जी सुभान, आइस कैप और ग्लेशियर्स के बारे में कुछ बताना चाहें। जी सुभान भाई। सर वो आइस कैप्स वो
पानी में जो बर्फ के टीले नहीं होते अच्छा, वो आइस कैप्स होते हैं। पानी के बीच में, अच्छा, वो और ग्लेशियर्स? पहाड़ के ऊपर जो बर्फ जम जाती है। पहाड़ के ऊपर जो बर्फ जम जाती है। अच्छा, चल देखते हैं। जी, सर राबिया बाजी बर्फीली बताना टोपी। चाहें अगर। राबिया बाजी मौजूद है? आवाज नहीं आ रही मुझे। राबिया बाजी, आपकी आवाज नहीं आई। आपका माइक खराब है। हैंड फ्री आपकी काम नहीं कर रही, हैंड फ्री निकाल कर बोले माइक को करीब करके। अच्छा, ये खिजराबाजी आ गई थी हमारे पास। खिजराबाजी अगर बताएं आइस कैप्स क्या होते हैं या ग्लेशियर्स क्या होते हैं? जी सर, मैं अभी आई हूँ सर, पता नहीं क्या चल रहा है तो यहाँ यहाँ पे। भी किसी को नहीं पता, मैंने बताया ही नहीं। अच्छा, हाँ, मैंने तो कहा आपको क्या पता है ये नहीं बताएं पता। आप। मैंने कहा आपको क्या पता है ये बताएं आप। जो आपको पता है वो बताएं बस। नहीं पता। आपको कुछ भी नहीं पता, सही है। अच्छा भाई देखें, पहले हम बात करते हैं ग्लेशियर्स की कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं। देखें, हमारे पास वो एरिया जहाँ पर बर्फबारी होती है और उन जगहों पर जो बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं, यानी ऐसे पहाड़ जिनके ऊपर बर्फ ढकी हुई है, बर्फ मौजूद है, जिनकी सतह के ऊपर सही कई सालों से वहां पर बर्फबारी हो रही है और वो पूरे साल बर्फ में ही रहते हैं उम्मन हमारे पास। तो उनको हम नाम देते हैं ग्लेशियर्स का। हम कहते हैं ये क्या है, ये ग्लेशियर्स हैं हमारे पास, सही है। तो जैसे सियाचिन पाकिस्तान में जो है वो एक बर्फ का ग्लेशियर है, सही है, जहाँ बर्फ ही बर्फ मौजूद है, पहाड़ है बेसिकली, और उस पहाड़ के ऊपर क्या है, बर्फ मौजूद है, सही है। तो वो है ग्लेशियर हमारे पास, सही है। जिस जगह पर पहाड़ मौजूद है, सही है, और उस जगह के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, तो वो ग्लेशियर कहलाता है हमारे पास। आइस कैप्स क्या होते हैं? आइस कैप्स ऐसे एरियाज हैं बेटा जिन जगहों पर बर्फबारी होती है और कई कई फुट जो है वो बर्फ जम जाती है, सही है। तो ऐसे प्लेन एरियाज जो पहाड़ी एरियाज ना हो लेकिन वहां पर बर्फबारी हुई है, आइस कैप्स हमें नजर आते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर हमारे पास जो बर्फानी रीजन है हमारे पास, जैसे अंटार्कटिका का एरिया है या साइबेरिया का एरिया है हमारे पास, या ग्रीनलैंड के एरियाज हैं। उनमें हमें नजर आता है कि वो प्लेन एरिया है बज़ाहिर, लेकिन उसके ऊपर क्या हुआ है कि बर्फ पड़ पड़ के वहां पर कई फुट बर्फ जो है वो जम गई है। तो वो जो बर्फ है वो है आइस कैप्स हमारे पास। और वो जो सुभान ने बात की या हमारे पे एक दो लोगों ने और तस्करा किया कि समंदर के अंदर जो बर्फ होती है, सही, यानी समंदर का जहाँ पानी मौजूद है वहां पर बर्फ मौजूद है और बर्फ का कोई पहाड़ नुमा मौजूद है, तोदा मौजूद है बर्फ का, उसको हम नाम देते हैं आइस बक्स का, सही है। आइस बक्स जो है बेटा वो मीठे पानी की सोर्स नहीं है, सही है। यानी मीठे पानी की जो सोर्स है, जो मीठा पानी हासिल होता है, वो चाहे आइस कैप्स हो या ग्लेशियर्स हो, जब ये बर्फ पिघलती है तो उसके नतीजे में हमें मीठा पानी हासिल होता है जिससे दरिया बनते हैं उम्मन हमारे पास, सही है। तो ये मीठे पानी की, जैसे हम ये कहते हैं कि केटू बर्फ का पहाड़ है हमारे पास, सही है, या हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में बर्फबारी मौजूद है हमारे पास। तो वो हमारे पास एक मेन रिसोर्स है मीठे पानी की, सही है। तो आइस कैप्स या ग्लेशियर्स मीठे पानी की सोर्स है, लेकिन आइसबर्ग जो समंदर में बन रहे हैं, जो समंदर में बन रहे हैं वो खारे पानी के हैं वो, सही। और वो जो आइसबर्ग्स हैं वो मीठे पानी की सोर्स नहीं है हमारे पास, सही है। तो ये बात याद रखनी है, आइस कैप्स अलग होते हैं, आइसबर्ग्स अलग होते हैं और ग्लेशियर्स अलग होते हैं हमारे पास। आइस कैप्स या ग्लेशियर से जो हमारे पास मीठे पानी की सोर्स हासिल हो रही है वो है 68.7%, यानी ये जो 3% है, इस 3% का 68% तकरीबन, सही है, या 69% अगर मैं राउंड कर लूं, तो वो हमारे पास कहाँ से आ रहा है, वो हमारे पास जो है वो आइस कैप्स या ग्लेशियर से हमारे पास हासिल हो रहा है। उसके बाद मैं फ्रेश वाटर को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर जो है हमारे पास, जी ऑन भाई कुछ कह रहे हैं? ऑन, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। सर सर ये हाँ, फर्स्ट ईयर की क्लास है क्या? ये सेकंड ईयर की क्लास है। अच्छा सॉरी सर। नहीं नहीं सर, हमें भी पढ़ाया अबे नहीं नहीं कर, अबे पागल हो गए क्या? अबे नहीं सर, हमें भी पढ़ा। हाँ पढ़ लो, कोई मसला नहीं। अच्छा देखो हमारे पास क्या है कि
हम ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर जो हमारे पास है वो है 30.1%। ग्राउंड वाटर हमारे पास मौजूद है। और ये जो ग्राउंड वाटर है ये क्या है, ज़ेरे ज़मीन जो पानी मौजूद है, यानी पानी ज़मीन की सतह के अंदर जो पानी मौजूद है, सही ज़मीन की लेयर के अंदर जो पानी मौजूद है उसको हम ग्राउंड वाटर का नाम देते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 30% है, जिसमें आप मैं कहूँ कुएँ खोदते हैं, आप बोरिंग करते हैं, सही, जिसके ज़रिए आप मीठे पानी को हासिल करते हैं, यानी ज़ेरे ज़मीन जो पानी मौजूद है, सही। कुएँ खोद रहे हैं, बोरिंग करा रहे हैं आप ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं, आप जो है नहरें खोद रहे हैं ताकि पानी रिस के जो है वो आपके पास जमा हो जाए। इसको आप ज़ेरे ज़मीन जो पानी है अंदर, ज़मीन के अंदर, उसको आप ग्राउंड वाटर का नाम देते हैं 30.1%। उसके बाद है अदर। पहले हम अदर की बात करते हैं। अच्छा, अदर की बात करें तो ये 0.9% है। ये क्या है हमारे पास, ये वो वाटर है जो हमारे पास ज़मीन के ऊपर मौजूद है, चाहे, लेकिन ये खुद निकल रहा है, जैसे कि चश्मों का पानी है हमारे पास मुख्तलिफ जगहों पर। आप देखते हैं कि मीठे पानी की रिसोर्स है हमारे पास। जैसे एक मशहूर चश्मा हमारे लिए अगर हम बात करें, एज़ अ मुस्लिम बात करें, तो एक मशहूर चश्मा हमारे पास कौन-सा है? आबे वकार भाई। ज़मज़म सर? आबे आबे ज़मज़म। ज़मज़म, बिल्कुल। आबे ज़मज़म वो मशहूर चश्मा है हमारे पास जो मुसलमानों के लिए जो है वो एक अहमियत का हामिल है, सही, और दुनिया में उस जैसा पानी मौजूद नहीं है। सही, तो वो क्या है, वो पानी ज़मीन से खुद निकल रहा है वो, सही, वो है आपके पास। फिर अगर मैं कहूँ पानी की कैटेगरी के अंदर आप कोकोनट जो आप हासिल करते हैं, सही, कोकोनट के अंदर पानी मौजूद है, सही, वो आपके पास अदर कैटेगरी में फ्रेश वाटर में आप उसको शुमार करते हैं। सही, तो और जो रिसोर्स हैं अदर कैटेगरीज़ की हैं, यानी पानी के अलावा आपके पास जो पानी, यानी मीठे पानी के आपके पास, आप इनको रिसोर्सेज़ में शुमार करते हैं। कराची में कोई चश्मा मौजूद है अगर आप लोगों ने देखा हो? कुआँ नहीं कह रहा, चश्मा कह रहा हूँ मैं। स्ट्रीम्स जिनको आप कहते हैं। जी, सुभान भाई, देखा है आपने कोई चश्मा? ये नहीं कहना मैंने लगाया हुआ चश्मा। हाँ, सुभान। नहीं है सर, नहीं। नहीं याद? अच्छा, गर्ल्स में से किसी ने देखा हो कराची के अंदर कोई मशहूर चश्मा? सर जी। मंगो पीर जो है वो मंगो क्या पीर में चश्मा चश्मा नहीं है। कहलाता नहीं, मंगो पीर में नहीं है? चश्मा नहीं है। और कोई? सर अपना चश्मे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये वाले चश्मे को? नहीं सर, इस चश्मे की आप बात स्ट्रीम्स। कर रहे हैं। स्ट्रीम्स। ओके, ओके। मैंने तज़किरा किया था। ये तो ये वाला चश्मा तो ग्लासेस कहलाते हैं ना आपके पास, इसमें और उसमें फ़र्क है बहुत। हम पानी वाले चश्मे की बात कर रहे हैं। तो ज़ुहैब भाई, कुछ याद है आपको कोई कराची के अंदर कोई मशहूर चश्मा कोई मौजूद हो? वकार भाई को अगर याद हो हमारे? सर नहीं याद सर। कराची की एक नहीं सर, मशहूर जगह है कराची बहुत। कराची में तो नहीं हिंट याद है तो सर। दे सर थोड़ी सी। हिंट दे दूँ? समंदर किनारे। समुंदर के किनारे? हाँ, समंदर के किनारे। नहीं देखा सर। सर नहीं देखा चौदह आपने? आइलैंड साइड पे। नहीं। समंदर भंगड़ा? किनारे अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार देखा होगा आप लोगों ने। जी सर। देखा है? अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के नीचे जो है वो एक चश्मा मौजूद है जो मीठे पानी की रिसोर्स है। कहते हैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी के हाँ, मज़ार तक जो है याद आ गया। वो किसी ज़माने में समंदर था, सही, और वो जो पहाड़ है उसके नीचे जो है वो एक मीठा पानी का एक चश्मा मौजूद है। इवन कि आज भी जब खुदाई होती है वहाँ पर कहीं भी बोरिंग की जाती है, तो वहाँ से जो पानी निकलता है वो उसमें समंदर के असरात जो है वो पाए जाते हैं, सही है, और वो इंतहाई खारा पानी निकलता है। लेकिन अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के नीचे जो पानी मौजूद है वो एक चश्मा है, एक करामाती चश्मों में शुमार किया जाता है, और आप कहते हैं कि वो मीठे पानी की एक रिसोर्स है। इसी तरह कराची के करीब ही एक मकाम है नूरानी का मकाम। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने गए हैं, देखा है। सही है, गया तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन वीडियोज़ में, डॉक्यूमेंट्रीज़ में मैंने ज़रूर उसको देखा है। सही है, नूरानी के मकाम को। नूरानी के मकाम पर भी जो बुज़ुर्ग हैं वो एक पहाड़ के ऊपर रहा करते थे, और उस पहाड़ के ऊपर जो है वो एक मीठे पानी का चश्मा है, जहाँ पर वो वज़ू करते थे, जिस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, तो वो चश्मा मौजूद है आपके पास। तो ये सब क्या है, ये अदर कैटेगरीज़ में शुमार, यानी उस तरफ एतराफ़ में सारा जो है वो कीथर का पहाड़ी सिलसिला है नूरानी के करीब, और उसमें कहीं भी जो है वो पानी मौजूद नहीं है। सहराई एरिया मौजूद है कहना चाहिए, लेकिन पानी नहीं है वहाँ पे, और पानी वहाँ ही तो उस पहाड़ के ऊपर जो है वो पानी मौजूद है।
सही है, तो ये अदर कैटेगरी है हमारे पास। सही है, फिर है उसके बाद फ्रेश सरफेस वाटर। फ्रेश सरफेस वाटर की अगर हम बात करें तो फ्रेश सरफेस वाटर के अंदर आपके पास है 0.3%। सही है, 0.3% जो आपके पास है वो है फ्रेश सरफेस वाटर है आपके पास। सही है, और 0.3% ये जो फ्रेश सरफेस वाटर है ये वो वाटर है जो आपके पास सरफेस के ऊपर मौजूद है, यानी जमीन के ऊपर जो मौजूद है। और जमीन के ऊपर ये कैसे मौजूद है, ये 3 किस्मों में आपके पास मौजूद है, लेक्स की सूरत में है, झीलें हैं, दरिया है आपके पास, या स्वैम्प्स हैं। ये पानी जो है वो या तो जो है वो कैसे सतह के ऊपर आ रहा है, ये बारिशों के नतीजे में सतह के ऊपर आ जाता है, यानी जब बारिशें होती हैं आपके पास तो उसके नतीजे में पानी सतह के ऊपर आ जाता है। अच्छा, इसमें फ्रेश सरफेस वाटर में जैसे मैंने कहा कि जमीन से निकाल रहे हैं आप पानी तो भी आप सतह के ऊपर डाल सकते हैं। आप ऑटोमेटिकली निकल रहा है वो खुद पानी जैसे चश्मों में निकलता है, उस सूरत में वो सरफेस पे आ सकता है, या आइस के जो ग्लेशियर्स के पिघलने की सूरत में भी वो जो है वो सरफेस पे आ सकता है वो पानी, और वो दरिया की कैटेगरी या वो झील की कैटेगरी इख्तियार कर जाता है। या फिर हम कहते हैं बारिश के पानी के नतीजे में ऐसा होता है, यानी बारिश हुई और बारिश का पानी बना और उसके नतीजे में ऐसा हुआ। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे पहली जो हमारे पास जो इसकी सोर्स है, जो मेन सोर्स है वो है झीलें मीठे पानी की। अच्छा, झीलें जो है उमूमन बारिशों के पानी की वजह से आपको बनती हुई नजर आती हैं, झील है या दरिया है, सही आपके पास। तो मेन रिसोर्स आपके पास ये है 87% अच्छा, या इसमें इसमें 2%। जो क्या कह रहे हो, झीलों बोलो एक वगैरह बार। के ऊपर झीलों वगैरह के ऊपर सर जो बर्फ जम जाती है, जिसके ऊपर आइस स्केटिंग भी करते हैं, तो वो क्या है, मीठे पानी की सोर्स है? देखो वो तो मीठा पानी है ना, वो तो दरिया अगर जम रहा है या झील अगर जम रही है तो वो तो ऑलरेडी मीठा पानी है। सही है, तो वो तो मीठा पानी है, लेकिन ये बन कैसे रहा है, ये बन रहा है बारिश के नतीजे में। सही, या तो ये बारिश के नतीजे में बन रहा है, या इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि आइस कैप या ग्लेशियर्स जो है, जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारा जो हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है, जो हमारे नॉर्थ पे माउंटेन एरियाज मौजूद है, इनके ऊपर बर्फ मौजूद है, जब वो पिघलती है तो हमारे पास दरियाए सिंध जो है वो वजूद में आता है, या मुख्तलिफ दरिया हमारे जो है वो वजूद में आते हैं। सही, तो वो क्या है, वो उनका पिघलना। सही, जब वो मेल्ट हो रहे हैं तो हमारे पास जो है वो मीठा पानी बन रहा है। सही, तो वो डिपेंड करता है। सही, तो झीलें हैं या दरिया है, ये झील और दरिया तो आप सबने देखे होंगे। यहाँ पर एक नई चीज और है। अच्छा, यहाँ पे परसेंटेजेस दिए, 87% है झील आपके पास, और 2% आपके पास दरिया मौजूद है। ये पूरी दुनिया के हिसाब से बात करें। यहाँ पर एक नई चीज और है, स्वैम्प्स। एक नई चीज और क्या है आपके पास, स्वैम्प्स। स्वैम्प्स है 11%। सही, 11% स्वैम्प्स। स्वैम्प्स क्या होते हैं बेटा, वो एरियाज हमने अर्थ के एनवायरनमेंट के हमने पढ़े थे, तो वो एरियाज दुनिया के अंदर जहां पर बारिशें ज्यादा होती हैं। सही है, बारिशें ज्यादा होती हैं, बारिशें ज्यादा होने की वजह से जमीन में पानी जस नहीं होता, यानी जेरे जमीन पानी जस नहीं हो रहा, और वो पानी जो है वो सतह के ऊपर ठहर जाता है। तो उस जगह को हम स्वैम्प कहते हैं या स्वैम्पी एरियाज कहते हैं। सही, यानी वो जो जगह है वो स्वैम्प पे, आप कह रहे हैं भाई ये स्वैम्प है जहाँ पर पानी जो है वो जमीन के अंदर जस नहीं हो रहा, बारिशें ज्यादा हो रही है, बारिशें ज्यादा होने के बावजूद पानी क्या हो रहा है, जमीन के अंदर जज नहीं हो रहा। अब जब जमीन के अंदर पानी जज नहीं हो रहा और पानी जो है वो जमीन की सतह के ऊपर रह रहा है, सही, तो आप उसको स्वेप का नाम देते हैं, उसके अंदर मछलियां हैं या और मुख्तलिफ आबी हयात जो है वो पैदा हो जाती है। सही, ऐसे एरियाज, ये उमूमन उन एरियाज में होता है जहां पर बारिशें ज्यादा होती हैं, तो हम कहते हैं उन एरियाज में हमें जो है वो स्वैम्प्स नजर आते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखा सकूं तो देखते हैं हम। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। अब अगर आप ये इमेजेस आप देख सकें तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। देखो ये दरख्त मौजूद हैं, जंगलात मौजूद हैं। पिक्चर नजर आ रही है आपको साइड पे बेटा? आपको ये पानी नजर आ रहा है इस जगह पे ठहरा हुआ। सही है, ये जो पानी ठहरा हुआ है ये बारिशों के नतीजे में जिन जगहों पे बारिशें ज्यादा होती हैं, अगर देखो यहाँ भी ये पिक्चर में नजर आ रहा है, तो मैं पानी ठहरा हुआ ये भी नजर आ रहा है। सही है, ये उम्मन हमारे पास बहुत सारी ऐसे एरियाज हैं। आपने अगर डिस्कवरी चैनल्स या नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह चैनल्स देखे हो तो उसमें आपको ये बहुत सारी जगहों पर ये नजर आता है कि वो इसके अंदर बड़े पैमाने पे पानी ठहरा हुआ है, इसके अंदर झीलें नुआ ये बन गया है, और इसके अंदर क्या है कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ आबी हयात भी पैदा हो जाती है, मछलियां हैं या इस तरह की जो और दूसरी आबी हयात है वो उसमें पाई जी सर, वो जाती है। सही, मछलियाँ वगैरह। ये है स्वैम्प्स। अच्छा, ये बेसिकली देखो ये क्या है, ये जब पानी जमीन में जस हो रहा है, थोड़ा बहुत जैसे पानी जमीन में जस हुआ, सही, तो बारिश दोबारा हो जाने की वजह से पानी यहाँ पे ठहरा रहता है। सही, और पानी जमीन के अंदर बिल्कुल जस नहीं हो पाता कि हम ये कहेंगे बिल्कुल जमीन के अंदर जो है वो जस होके
ये ज़मीन के अंदर चला गया, इसको हम कहते हैं ये स्वयं से। अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर हम कहते हैं मार्शी रेंट्स। मार्शी रेंट्स कहते हैं दलदली ज़मीनें। यहाँ पर ये जो स्वयं के एरियाज़ हैं बेटा, इन स्वयं के एरियाज़ में कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि ज़मीन ना दलदली बन जाती है। यानी दलदली ज़मीन से मुराद ये है कि वो दलदल में कन्वर्ट हो जाएगी। चाहे दलदल क्या होता है, मार्शी रेंट्स वो होते हैं जहाँ अगर आपने कदम रखा, चाहे तो ज़मीन धँसना शुरू हो जाएगी। चाहे यानी वो सॉफ्ट हो जाती है, पानी पड़ा हुआ है, पानी पड़े होने की वजह से वो ज़मीन इतनी सॉफ्ट हो गई है कि वो मार्शी लैंड में कन्वर्ट हो गई है। अगर तुमने उसके ऊपर कदम रखा, तो ज़मीन के अंदर धँसना शुरू कर दोगे। तो ये हमारे पास जो है वो मार्शी रेंट्स कहलाते हैं इस तरह हमारे पास। सही क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो स्वयं से हमारे पास और स्वयं के बाद हमारे पास स्वयं के अंदर हमारे पास क्या कहलाते हैं? मार्शी रेंट्स कहलाते हैं। सही है। जो कि ऐसी जगहें जो दलदली जगहें हो जाती हैं, जिनके ऊपर आपने अगर कदम रखा तो आप ज़मीन के अंदर धँसना शुरू कर दें। तो ये हाइड्रोस्फीयर का हमारा टॉपिक था कि ये हमारे पास कौन-सी ऐसी जगहें जो खारे पानी की हैं या सॉल्टी वाटर की हैं, ओशियन्स हैं हमारे पास, और फ्रेश वाटर की हमारे पास कौन-कौन सी सोर्स हैं। कोई ऐसी चीज़ जो उसमें समझ में ना आई हो? बेटा कोई ऐसी चीज़ जो उसमें समझ में ना आई हो? सब समझ में आ गया है? सो रहे हैं मेरा ख्याल से अब सारे लोग। जी सर। जी सर, आ गया। ज़ुहैब भाई कोई सवाल है आपको ज़हन में? ज़ुहैब ज़ुहैब भाई सो गए हमारे। अरे नहीं सर, कोई सवाल नहीं सर। सही है, अच्छी बात है। अच्छा देखिए, हमारे पास इसके बाद एक टॉपिक है मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का। सही है, मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का जो टॉपिक हमारे पास मौजूद है, इस टॉपिक का हम सिर्फ आज थोड़ा सा इंट्रो समझेंगे और इस टॉपिक को फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो हम इस क्लास को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, आज सिर्फ इसका थोड़ा सा इंट्रो समझ लेंगे। मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन हमारे पास एक टॉपिक है, ये हमारे जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अंदर भी दिया गया है। अच्छा, नई बुक के अंदर जो है वो थोड़ा-सा इज़ाफ़ा किया गया है। सही, पुरानी बुक में वो इज़ाफ़ा नहीं था, यानी ये जो आपको इंट्रो नज़र आ रहा है, ये नई बुक के अंदर इज़ाफ़ा है। सही, पहले ये पुरानी बुक के अंदर ये इज़ाफ़ा आपको नज़र नहीं आता है। यानी पुरानी बुक के अंदर जो है वो ये ये पोर्शन, इतना पोर्शन नहीं है। इसके नीचे का है। अच्छा, नई बुक के अंदर ये भी इज़ाफ़ा है। सही, तो ये थोड़ा-सा इज़ाफ़ा है। कह रहे हैं पहले तो आपके पास जो इंट्रो है मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का, कह रहे हैं भाई हमारी जो ज़मीन है, इसको अगर हम कहें तो तकरीबन हम कह रहे हैं 4.5 बिलियन ईयर्स हो गए इसको बने हुए। सही, यानी इसका जो ओरिजिन है, इसका जो आगाज़ है वो तकरीबन 4.5 बिलियंस पुराना है। कोई बता सकता है बिलियंस कितने होते हैं? 1 बिलियन कितना होता है? जी, वकार भाई अरब। बताना चाह रहे हैं। जी, वकार। सर 100 मिलियन 1 मिलियन होता 100 बिलियन। 1 अरब। है। सर 100 मिलियन अच्छा, 1 1 अरब मिलियन तो होता है। उर्दू में कह रहे हो ना, 1 अरब होता कितने के बराबर है ये बताओ? 1000 मिलियन। 1000 मिलियन के, बिल्कुल। 1 अरब जो है वो 1000 मिलियन के 100 बराबर है। करोड़। सही है, 100 करोड़, बिल्कुल। 100 करोड़ या आप 1000 मिलियन कहेंगे आप इसको, सही। तो आप इसकी अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ देखें तो वो कह रहे हैं तकरीबन हमारे पास जो ज़िंदगी के असरात हैं वो तकरीबन 500 मिलियन साल पुराने हमें मिलते हैं कि दुनिया के ऊपर दुनिया 4.5 मिलियन पुरानी है, बिलियन ईयर्स पुरानी है, और तकरीबन 500 मिलियन साल पहले जो है वो हमें असरात मिलते हैं कि इंसान यहाँ पर मौजूद था। अब क्या कर रहा था ये एक अलग है, हमारे पास की बहुत डिटेल मौजूद नहीं है हमारे पास कि क्या-क्या चीज़ें मौजूद थी। यहाँ पर उन्होंने एक तज़किरा किया है कि पेज नंबर 35 पर यूसुफ रहमानी साहब की बुक के अंदर एक इंट्रो मौजूद है, एक पिक्चर बनी हुई है आपके पास। अगर आप पेज नंबर 35 पर चले जाएँ आप लोग, तो आपको वो पिक्चर नज़र आएगी। मेरे पास शायद इसमें नहीं है। 1 मिनट में चेक करता हूँ। हाँ, मेरे पास पेज नहीं है वो। सही, पेज नंबर 35 पे। सही, पेज नंबर 35 पे जाएँ। चलेंगे पेज नंबर 35 पे। एक पिक्चर बनी हुई है आपके पास, जिसमें जो है वो बंदर से इंसान बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। पेज नंबर 35 नज़र आ गई सबको बुक के अंदर?
सही कि बंदर है और बंदर से डेवलपमेंट होते-होते इंसान बन रहे हैं। सही। अच्छा ये अगर आपको याद हो बेटा ये मैंने बात शायद पहले भी तज़किरा किया था कि ये एक अंग्रेज़ सर ये तो गुज़रा हाँ। थ्योरी थी, वो आपने बताया था डार्विन था, पता नहीं क्या था, हाँ, उसकी बिल्कुल, थ्योरी थी बस। बिल्कुल डार्विन की जो थ्योरी थी वही थ्योरी जो है वो यहाँ पर आपके पास जो है वो नज़र आ रही है। वो पिक्चर मौजूद है, यूसुफ रहामानी साहब ने उसका तज़किरा किया क्योंकि अंग्रेज़ उसको फ़ॉलो करते हैं। सही है, वो कहता है कि पहले इंसान बंदर था और बंदर से इंसान बना। सही है, डेवलपमेंट होते-होते सालों में इंसान जो है वो कन्वर्ट हुआ और वो इंसान जो है वो इस तहज़ीब तक पहुँचा। जबकि हम इस बात को नहीं मानते एज़ अ मुस्लिम हम इस बात को के कायल नहीं हैं। हम ये जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले आए, सही है, और हज़रत आदम की नस्ल जो है वो दुनिया में बढ़ना शुरू हुई। और हम ये बात भी जानते हैं कि कुरान में तज़किरा मौजूद है एक कौम का कि जिसके ऊपर खुदा ने अज़ाब किया था। वो कौम हफ़्ते के रोज़ मछली का शिकार किया करते थे और खुदा ने उनको मना किया था कि हफ़्ते के रोज़ मछली का शिकार ना करें, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज़ ना आए, सही और उन्होंने हफ़्ते के रोज़ मछली का शिकार जारी रखा। उन्होंने क्या किया वो दरियाए नील के अतराफ़ रहते थे और उन्होंने क्या किया उन्होंने वो जुम्मे को जाल लगा दिया करते थे, सही और हफ़्ते को जाते नहीं थे, इतवार को जाकर वो जाल निकाल लिया करते थे, उसके अंदर जो मछलियाँ पकड़ती होती थी उसको जो है वो शिकार किया करते थे। यानी मछलियाँ पहले से जुम्मे को जाल लगा के चले गए, अब मछली फँसेगी उसके अंदर हफ़्ते वाले दिन, उसका शिकार करते या फिर क्या करते थे, उन्होंने दरियाए नील से नहरें क्यारी टाइप की जो है कैनाल्स टाइप की बना ली थी और उसको अपने घरों तक ले आए थे और अपने घरों में बड़े-बड़े हौज़ बना लिए थे उन्होंने पूल टाइप के और उसके अंदर जो है वो मछलियों को जो है, वो मछली जब तैरती हुई आती थी, वो उसके अंदर आ जाती थी और वहाँ पे वो शिकार किया करते थे। तो जब नबी खुदा ने उनसे शिकायत की, उन्होंने कहा कि भई ये तुम क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि हम हफ़्ते को रोज़ मछली का शिकार करने थोड़ी आते हैं, मछली तो खुद हमारे घर तक आ जाती है। तो कहते हैं खुदा ने फिर उनके ऊपर अज़ाब किया। उन पूरी कौम को जो है वो खुदा ने बंदर बना दिया। सही उनमें जो बड़े थे वो बड़े बंदर बने, जो छोटे थे वो छोटे बंदर बने और जो उस वक़्त शहर में मौजूद नहीं थे, सही यानी शहर से बाहर गए हुए थे, जब वो शहर में एंटर हुए तो वो बंदर बन गए। सही तो कुरान में तज़किरा मौजूद है। सही हम ये कहते हैं कि डार्विन जो है उसको मुग़ालता इस हिसाब से हुआ क्योंकि उसने जो है वो उसको रिवर्स इम्पैक्ट पड़ा उसमें। वो इस चीज़ को नहीं जानता कि ये जो है ये अज़ाब हुआ एक कौम के ऊपर और खुदा ने उनको अज़ाब की सूरत में जो है वो उनको बंदर बना दिया। यही वजह है कि बंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत सारी हैं वो इंसानों से मिलती-जुलती हैं। और आप में से मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि बंदर के 2 दिमाग हैं। सही क्योंकि बंदर को खुदा ने अज़ाब के तौर पे कह लें कि खुदा ने जब अज़ाब किया तो बंदर के 2 दिमाग बना दिए क्योंकि उसने क्या किया उसने खुदा को उन लोगों ने जो है खुदा को उज़र पेश किया कि अगर हम ये काम यूँ कर रहे हैं तो मतलब हम उस दिन तो नहीं कर रहे। सही तो अपनी तरफ से जो है वो चीज़ को मना करने के बावजूद जो है वो नबी खुदा को और खुदा को जो है वो उज़र पेश किया गया कि हम तो शिकार नहीं करते, हम तो ये नहीं करते, जबकि वो अपनी हरकत से बाज़ नहीं आ रहे थे। खुदा ने उनके ऊपर अज़ाब किया। सही तो पेज नंबर 35 पे उसका तज़किरा है कि वो किस तरह चेंज हुआ लेकिन मैंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको बता दिया कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू इस बात को नहीं मानता। सही है? अंग्रेज़ मानते हैं कि उसकी थॉट मौजूद है तो वो मानते हैं उस चीज़ को, हम नहीं मानते इस बात को। अच्छा, फिर अगर आप देखें तो वो ये कहता है कि इंसान जो है ना, वो ये एक हमारे पास मेन ज्योग्राफिकल एजेंट है। सही एक्टिव क्रिएचर है। यानी इंसान दुनिया में जो चाहे वो कर सकता है, इख्तियारात मौजूद हैं उसके पास, मुख्तलिफ चीज़ों को चेंज कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से बना सकता है। कभी-कभार होता क्या है कि इंसान अपने फिज़िकल सराउंडिंग्स में एडजस्ट हो जाता है। यानी जैसा है वैसे ही रहने देता है। वो कहता है सही है कोई मसला नहीं, सफाई नहीं है कोई मसला नहीं है, रहने दो ऐसे ही। सही है। लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान क्या करता है ऑल्टरेशन करता है। ऑल्टरेशन का मतलब ये कि इंसान उसमें चेंजिंग करता है। इंसान क्या करता है इंसान किसी जंगल में गया, लकड़ियाँ काटी, दरख्त काटे, दरख्त काट कर उसने क्या किया वहाँ पर अपना घर बना दिया। सही है। किसी जगह पर पुराना घर बना हुआ था वो गिराकर उसने वहाँ पर नया घर बना दिया। सही तो उसने क्या किया ऑल्टरेशन की। किसी जगह पर दरिया नहीं था, उसने जो है वो कैनाल बनाकर, नहर बनाकर जो है वो दरिया का पानी वहाँ तक पहुँचा दिया और उस जगह पे अब जो है वो काश्तकारी कर रहा है, सही फसलें काश्त कर रहा है। तो इंसान क्या है एक एक्टिव क्रिएचर है। एक ऐसी एक्टिव क्रिएचर जो अपने फिज़िकल सराउंडिंग को चेंज करने की सलाहियत रखती है। जब चाहे वो अपनी फिज़िकल सराउंडिंग को चेंज कर सकती है। सही नहीं कर सकते तो वो उस जगह से खुद मूव कर जाते हैं। या तो मूव कर जाते हैं या एडजस्ट हो जाते हैं। चाहे तो ये इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इंसान किस तरह परफॉर्म करता है। सही क्लियर है बात समझ में आ गई सबको? जी सर। अच्छा, फिलहाल मैं टॉपिक को यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि हमारी मीटिंग का टाइम भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया और हमें फिर इससे आगे जाने के लिए हमें जो है वो मज़ीद जो है वो टाइम दरकार होगा।
सही, आज की क्लास हमारी 45 मिनट की, कल की क्लास भी हमारी 45 मिनट की ही होगी। सही, और उसके बाद से फिर हमारी क्लास जो नेक्स्ट वीक से जो है वो काम हो जाएगा, तो फिर हम दोबारा 1.5 घंटे की क्लास लेंगे। सही है? कोई सवाल है तो जल्दी से कर लें अगर किसी के ज़हन में कोई भी सवाल है। कोई सवाल नहीं है? अच्छा, मुझे ज़रा जल्दी से रिकैप करें, मुझे बताएँ चैप्टर नंबर 1 हमारा हो गया, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, ब्रांचेस वाला हमने किया था। हमने कमर्शियल एक्टिविटीज़ का चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 2 हमारा। हमने अर्थ का चैप्टर किया है और हम एनवायरनमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ऐसा ही है? सही, मैं आपको एक चैप्टर है सॉइल का चैप्टर, मैं आपको उसकी वीडियो जो है उसकी व्हाट्सएप करूँगा, चाहे उसका लिंक आप लोग यूट्यूब पे जाकर जो है वो वीडियो आप वॉच करेंगे। चाहे सॉइल के चैप्टर की, सॉइल का चैप्टर हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। सही है, यानी हमारा जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अंदर नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर के चैप्टर को पढ़ाने से पहले सॉइल का चैप्टर को करना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको सॉइल का चैप्टर की वीडियो सेंड करूँगा, आप लोग लाज़मी उस वीडियो को देखेंगे क्योंकि उसके अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल होंगी, जो चीज़ें आपको बताई जाएँगी, वो हमारे पास आगे एग्रीकल्चर के चैप्टर में काम आएँगी। चाहे तो लाज़मी आप लोगों को सबको जो है वो वीडियो लाज़मी वॉच करनी है। प्लस अर्थ के चैप्टर की मैं आपको 2 वीडियो सेंड करूँगा, जिसमें से एक वीडियो आपको जो है वो देखनी है और एक वीडियो के आपको पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन करने हैं। चाहिए तो लाज़मी मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें कि सॉइल के चैप्टर की वीडियो और अर्थ के चैप्टर की वीडियोस मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँ ताकि आप लोग उसको देख सकें। सही है? क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? जी सर। लाज़मी मुझे कोई मैसेज कर देगा। चाहे फिलहाल आज के लिए इतना ही। चाहिए, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।